बिगड़ते इंदौर के हाल पर इंदौर सांसद शंकर ललवानी जी से आज के इन्फो अनप्लग्ड में होगी अनकट बातें। नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग्ड। देश का सबसे साफ शहर इंदौर के अब सांसद महोदय भी बन चुके हैं देश के नंबर 1 सांसद। हाल ही में गुजरात की एक यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए सर्वे में इंदौर सांसद श्री शंकर ललवानी जी इस कोरोना काल में सबसे सक्रिय सांसद बनकर उभरे हैं। इंदौर जहां एक तरफ कोरोना काल के वर्जन 2.0 में प्रवेश कर रहा है, जहां लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसे में सांसद महोदय जी इस उपलब्धि को किस तरीके से देखते हैं, इंदौर को इस संकट से उभारने के लिए क्या है उनका मास्टर प्लान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पे। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो पूरे इंदौर की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मैं आपको बधाई प्रेषित करता हूँ, ये जो उपलब्धि आपने हासिल की है। जी धन्यवाद उसके लिए। एक खबर इस रूप से आती है कि हमारे जो शहर के सांसद महोदय जी हैं एक सर्वे में देश के नंबर 1 सांसद बनकर उभरे हैं। बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, क्या था वो सर्वे, क्या थे उसके मापदंड? देखिए, ये सर्वे हमारी जानकारी में था नहीं, हम तो काम कर रहे थे और जो कोरोना के दौरान जिस प्रकार की परिस्थिति बनी, हम पहले दिन से काम में लगे हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कोई रिसर्च स्टूडेंट और फैकल्टी कोई यूनिवर्सिटी कर रही थी और हमने देखा कि रिसर्च करने वाले अलग अलग सेक्शन में रिसर्च करते हुए कोरोना के दौरान भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी रिसर्च की है अलग अलग पिरामिड में। पर एक गुजरात की यूनिवर्सिटी ने इस पे करा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि सांसद हैं उन्होंने कोरोना के दौरान किस प्रकार अपना रोल अदा किया, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। अच्छा। शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने अपना रोल इस महामारी में किस प्रकार से अदा किया, वो कोई सर्वे कर रही होंगी। और मुझे लगता है पिछले मार्च से लेके उन्होंने जून तक के सभी पैरामीटर लिए और ख़ास करके वो पैरामीटर लिए कि कोरोना शुरू होने के पहले क्या स्थितियाँ थी, क्या आपने करा, और कोरोना के दौरान किस प्रकार की स्थिति थी, उसमें उनका रोल क्या था। खास करके लोकल लेवल पर जब जनता की मांग क्या थी, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी थी, पब्लिक अवेयरनेस क्या थी, कोऑर्डिनेशन जनता, प्रशासन, हेल्थ सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक अवेयरनेस इसके अलावा, तो ये सब पैरामीटर उन्होंने अलग अलग पैरामीटर लिए थे कि इसमें जो जनप्रतिनिधि का रोल होना चाहिए उसमें आपने किस प्रकार से निभाया। तो उन्होंने सर्वे करा और सर्वे में इंदौर नंबर 1 आया। हमने देखा है कि पिछले 4 से 6 महीने जो कोरोना का काल निकला है, इंदौर में विशेष करके ऐसे कई इनिशिएटिव्स थे, ऐसे कई प्रोग्राम्स थे जो इंदौर ने इनिशिएट करे, जिसको बाद में पूरे देश में लागू किया गया। मैं उस पर भी आपसे चर्चा करूंगा, पर अभी उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बैठता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अब आप देश के नंबर 1 सांसद बन गए हैं, अब केवल शहर की निगाहें आप पर नहीं है, शहर की जनता की निगाहें नहीं है, जबकि पूरे देश की निगाहें अब आप पर रहेंगी, आपके द्वारा किए गए कामों पर होगी। ऐसे में अभी इंदौर जो है, जैसे जैसे देश अपने अनलॉक वर्जन के 1 से लेके 4 तक पहुंच चुका है, चीज़ें अब ऑलमोस्ट पूरी तरीके से अनलॉक हो गई हैं, वहीं कोरोना भी जो है सर अपने वर्जन को अपग्रेड करते हुए वर्जन 1 से वर्जन 2 पे आ चुका है। मेरा वर्जन 2 से कहने का तात्पर्य यह है कि अब पुनः पॉजिटिव केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि, और वहीं लोगों की भी अब हम जो एटीट्यूड या रवैया, जो एक सीधी भाषा में कह सकते हैं जो डर है, वो कहीं ना कहीं टोटली अब ख़त्म सा होता हुआ दिखता है। तो क्या लगता है आपको, जैसे जैसे अनलॉक वर्जन 1 से 4 पे जा रहा है, वहीं क्या कोरोना भी अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, चीज़ें अब सामान्य हो गई हैं, जबकि एक तरफ तो पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर में जो जिस प्रकार के वातावरण थे, लोगों में एक प्रकार का डर था और डर भी था और हम लॉकडाउन में थे, तो सभी लोग जो एक्टिविटी थी, सभी लोग घरों में थे और एक कम्युनिटी कनेक्शन कहीं था नहीं। हाँ। तो जो पॉजिटिव मरीज थे तो वो किसी के संपर्क में ज़्यादा आ नहीं पाए और उस समय हमने धीरे धीरे कंट्रोल करा। हमने देखा होगा कि इंदौर जो था टॉप 5 सिटी में था देश की। सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन सर इंदौर ने करा फेस। हमको अच्छा नहीं लग रहा था उस समय, लेकिन जिस स्टेज में थे हम, टॉप 5 सिटी में थे पॉजिटिव में, हमको कहीं ना कहीं थोड़ी कड़े कदम उठाने पड़ रहे थे। तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया था और धीरे धीरे जब उसको अनलॉकडाउन करा
मुझे एक बात की फील ये हुई कि लोगों को ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक है, और ठीक होने कारण मुझे लगता है जो केयर करनी चाहिए थी वो केयर करी नहीं। शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो जो केसेस आ रहे थे वो या तो अधिकांश बस्ती क्षेत्र में आ रहे थे या एक कम्युनिटी में आ रहे थे। अब जो आ रहे हैं वो केसेस अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास। मैं बताऊं कि हाल ही में जो केसेस आ रहे हैं जो पलाथिया, साकेत, बाईपास के इधर, जहाँ की मकान दूर दूर है, लेकिन अब जब ऐसे बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोगों के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो उनको अवेयरनेस करनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है ये अवेयरनेस का मामला है, पर अब जनता भी समझ गई है। पहले तो हमने लॉकडाउन कराया था, लेकिन अब मार्केट के लोगों से लगातार व्यापारियों से बात हो रही है तो वो खुद ही सोच रहे हैं कि हम किस प्रकार से कंट्रोल करें और पब्लिक अवेयरनेस को किस प्रकार से करें। और मुझे तो लगता है 56 में भीड़ लग रही थी तो 56 वालों सैटरडे संडे बंद ही कर दिया। हाँ, जो नज़ारा शनिवार का था वो तो बड़ा ही खतरनाक था। और इसके साथ साथ जो अन्य मार्केट है उन्होंने भी तय करा कि हम जल्दी बंद करेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए करेंगे। हमने तो कल ये भी कहा था मार्केटों से कि अपनी दुकान में मास्क रखिए। और हम मैं भी शहर की जनता से आपके माध्यम से ये निवेदन करूँगा कि जो रख सकते हैं उनको अपनी जेब में मास्क एक्स्ट्रा रखना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाए हुए है तो कम से कम वो मास्क निकाल के उनको दे दे। सही है। तो ये अवेयरनेस का ये भी कैंपेन हो सकता है, क्योंकि हमारा इंदौर जो है नवाचार में रहता है। जैसे आपने बोला शुरुआती दौर में हमने बहुत सारे नवाचार किए, खास करके आइसोलेशन को लेकर, होम आइसोलेशन को लेकर। देखिए, अगर होम आइसोलेशन हम नहीं करते तो आज जो हम 3000 से ज़्यादा मरीज जो घरों में ठीक हुए हैं वो अगर हॉस्पिटल में जाते तो और क्या तो बेड की संख्या क्या रहती, तो सीरियस जो लोग रहते उनकी क्या हालत रहती। तो ये होम आइसोलेशन वाला जो था कंसेप्ट वो इंदौर में बहुत अच्छा चला। मैं खुद हर वीक में कंट्रोल रूम जाता था और वहाँ देखता था कि किस प्रकार से होम आइसोलेशन हो रहा है, लोगों से बातचीत करता था। तो एक अच्छा कंसेप्ट था। इसके अलावा जो हमने करा था वो करा था कि हॉस्पिटल को ग्रीन, रेड और येलो में, अच्छा, वो भी कंसेप्ट हमारा था। क्योंकि हमने देखा था शुरुआती दौर में बॉम्बे में एक हॉस्पिटल में रेड मरीज थे, उस पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया गया खाली करवा के। किसी हॉस्पिटल को खाली करवाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें इतने सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो हमने शुरुआती दौर में ऐसा करा कि जो पॉजिटिव हैं उनको रेड में, जिनकी टेस्ट होना है या सिम्टोमेटिक हैं उनको येलो में, और बाकी लोगों जो क्लियर हैं, जो रेस्ट हैं वो ये जिनको। तो ये भी एक इंदौर में रहा। तो इंदौर बहुत नवाचार हुए। आपने लॉकडाउन की बात करी, अब बताइए लॉकडाउन में हमने दूध भी घर पे सप्लाई किया। देश में किसी शहर में ऐसा लॉकडाउन नहीं हुआ कि घर घर में दूध, सब्जियां, घर घर में सब्जियां, घर घर में किराना। तो ये सब ऐसी चीज़ें जो यहाँ नवाचार के रूप में इंदौर में हुई। सर, इंदौर की टीम की मैंने हमेशा से खासियत देखी है, या पूरे शहर ने भी खासियत देखी है कि जब जब जितना बड़ा चैलेंज आता है उतनी ही सक्रियता से काम करती है। ये हमेशा शुरू से देखा गया। ये स्वच्छ भारत मिशन के टाइम पे भी हमने देखा कि हमेशा प्रोएक्टिवली मेजरमेंट्स लिए, जिसके कारण आज हम बाकी शहरों से बहुत लंबी लीड से आगे हैं। ऐसे में अब इस कोरोना काल में एक सवाल और उठता है कि जो सिनेरियो बन रहा है, जो लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जो दर है, जो प्रतिशत है वो 10 के भी ऊपर जा चुका है। पहले ये पीक जब कोरोना समय था, मई का महीना था, तब ये कहीं ना कहीं 4%, 5% तक सीमित था। अब ये 10 को भी पार कर चुका है। ऐसे में क्या माने कि क्या स्थिति अभी भी कंट्रोल में है या वाकई में अब चिंता का विषय बन चुका है? ये बात सही है कि शुरुआती दौर में परसेंटेज कम था, जो परसेंटेज अब बड़ा है, तो उसके कारण वही लग रहा है कि जो अवेयरनेस, जो हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हम छूट रहे हैं। और जब तक ये प्रिकॉशन बढ़ेगी नहीं, अवेयरनेस बढ़ेगी नहीं, तब तक ये परसेंटेज घटेगा नहीं। तो ये हम सब की सामूहिक जवाबदारी है कि हम सब उन बातों का ध्यान रखें जो इसके लिए आवश्यक हो।
सर ऐसे में अभी आगे के मेजरमेंट्स क्या है, मतलब क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है हॉस्पिटल्स में बेड की जो कमी हो रही है, क्योंकि एक तरफ इंदौर ऐसे कार्य क्षेत्र में आता है जहाँ से उसके जो आसपास के जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर मेडिकल सुविधाओं की वजह से वो भी जो लोग हैं या वो भी जो मरीज़ हैं वो इंदौर की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में 25 से 30% जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो कहीं ना कहीं इंदौर के बाहर की जनता द्वारा ऑक्यूपाई की जा रही है। ऐसे में क्या इस चीज़ का खामियाजा इंदौर की जनता को भुगतना पड़ेगा या आगे हम इस बारे में भी कुछ विचार करके और इसके एक्सपेंशन में कुछ वर्कआउट कर रहे हैं? किसी के घर अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका पहला स्ट्राइक होता है कि मेरे को कुछ अगर सिम्टम ऐसे आ रहे हैं तो मैं तुरंत अच्छे हॉस्पिटल में जाऊँ। उसके कारण इंदौर में आसपास का लोड बहुत बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे अगर लोड बढ़ेगा तो ऑक्यूपेंसी और कोई अगर आता है यहाँ तो हम ऐसा तो एडमिशन नहीं दे सकते कि इंदौर के हो कि इंदौर के बाहर के हो। मेडिकल फैसिलिटी सबके लिए है, ये बात एक ध्यान में आ रही है। लेकिन इसको हम एक वर्कआउट कर रहे हैं कि किस प्रकार इसको कम किया जाए। हमारी संभागायुक्त से बात हुई, डीन से बात हुई। हमने क्या जो जिस ज़िले से आ रहा है, रतलाम से आ रहा है, उज्जैन से आ रहा है, खरगोन से आ रहा है, खंडवा से आ रहा है, धार झाबुआ से आ रहा है, वहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको इतना अप टू डेट करो कि उनको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए कि जो इलाज हमें इंदौर में मिलेगा वो इलाज हमें यहाँ पर भी मिल सकता है। तो कम से कम वो नहीं आएंगे, तो उसको लेके हमारा प्लान चल रहा है और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी और हम लोगों को बता पाएंगे कि आपका इलाज वहीं रहे। क्योंकि ट्रेवलिंग में जो समय लगता है उसमें अगर 3 घंटे का समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है और उनको ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होती तो फिर रिस्क भी रहती है, चीज़ भी क्रिटिकल हो जाती है। और वो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए उसमें कुछ हानि होती है, दुखद घटना घटती है तो मेरे ख्याल से वो आंकड़ा भी इंदौर की डायरी में ही नोट होता है। यहीं मौत हुई तो सर ऐसे में अभी एक और जो वर्ग है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल डटा हुआ है अभी भी इस अभियान में, वो है कोरोना वॉरियर्स। चाहे फिर वो डॉक्टर्स हों, चाहे फिर वो पुलिस प्रशासन के लोग हों, वहीं कहीं ना कहीं जो आपके कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आपका जो मापदंड रहा है वो सक्रियता के आधार पर रहा है। जो आप देश के नंबर 1 सांसद बने तो कहीं ना कहीं आपकी भी जो टीम होगी उसमें बराबर का योगदान उनका रहा होगा। ऐसे में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं इंदौर सांसद महोदय? ये बात सही है कि हमारा जो कोरोना वायरस है, चाहे पुलिस हो, डॉक्टर हो, शुरुआती दौर में एक डर था और उसके कारण बहुत सारे डॉक्टरों ने एब्सेंट रहे, मोबाइल बंद कर दिया। पैरामेडिकल जो स्टाफ है हमारा मेडिकल का, वो भी हमने देखा कि थोड़ा डर गया था। एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं मिल रहे थे। ये बहुत विषम परिस्थितियाँ थी। पर धीरे धीरे हमने उनको बूस्टअप करा कि देखो हमको अभी कोरोना के साथ ही रहना है, तो हम इससे भाग नहीं सकते। अब कब तक भागेंगे? इसके साथ ही जीना है, पर वो सब प्रिकॉशन लेके जीना है जो इसके लिए आवश्यक हो। तो ये हमने बूस्टअप करा। दूसरा जो हमारी टीम है, जो बहुत बड़ी टीम है जिसमें कोरोना में इसमें लगी, और ख़ुद मैंने अपना मोबाइल एक कॉल सेंटर के रूप में डेवलप करा कि ताकि जिसको भी समस्या हो वो बता सकता है और हम उनकी मदद कर सकते हैं। और अलग अलग टीम बनाई, एक राशन की बनाई, एक तैयार फूड की बनाई, खाना देने की, एक दवाइयों की बनाई, एक मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिशन की कराई, एक ट्रांसपोर्टेशन की कराई। ऐसे अलग अलग टीमें थी और उन टीमों में जैसे रिक्वायरमेंट आती थी हम करते थे। पर कभी कभी उनके परिचित, उनके रिश्तेदार जब पॉजिटिव होते थे तो वो भी डरते थे। पर हमेशा हम रात को एक मीटिंग करते थे और जूम मीटिंग करते थे और उस मीटिंग के माध्यम से हम उनके करते थे। ये जो समय है ये जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। अगर आपके मन में ऐसा हो कि मेरे कुछ करना है समाज के लिए, शहर के लिए, देश के लिए, तो ये बहुत अच्छा समय है। तो ये हमेशा जो बूस्टअप करने वाली बात है। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये आपदा है, इस आपदा में सेवा के अवसर बहुत सारे मिलेंगे। अभी हमारे ऊपर है कि हम कितना कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जो कि जिस दिन शपथ ली उसके 1 घंटे बाद ही वो कंट्रोल रूम बना के इस आपदा के लिए जूझ रहे हैं। तो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी प्रेरणा है और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सर इस लड़ाई में कई बार ऐसे किस्से कहानियाँ भी सामने आई होगी जिसने कहीं ना कहीं झंझोर के रखा होगा। तो सर वो कुछ किस्सा कुछ ऐसा स्मृति में हो जिसने वाकई में इस कोरोना के समय में आपको भी झंझोर के रखा हो? देख, किस्से तो बहुत सारे हैं और इन 4 महीनों में जिस प्रकार से वाक़या हुए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे कभी
वाकई नहीं है और ऐसा अनुभव भी नहीं आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनको कभी सोचते हैं तो मन को बहुत दुख होता है। मुझे ध्यान है कि एक परिवार में वाइफ की डेथ हो गई, हस्बैंड दुबई में थे। अच्छा। और छोटा बच्चा था और चूंकि वाइफ कोरोना से पॉजिटिव थी इसलिए उसका अंतिम संस्कार घर वाले भी बच्चे भी उस अंतिम संस्कार में नहीं गया। हमने केंद्र सरकार से बात की, कोशिश की कि उनको कैसे न कैसे भारत लाया जाए और मुझे ध्यान है कि मैंने दिल्ली जब बात की तो उनको दिल्ली लाया गया। फिर उस समय ये समस्या थी कि जो 14 दिन का 14 डे का क्वारंटाइन हो वहीं दिल्ली में इंटरनेशनल फ्लाइट से आए। पर हमने फिर दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट की कि इनको इंदौर में क्वारंटाइन किया जाए। वो हमारा काम हो गया। इंदौर में जब आए तो मैंने इंदौर प्रशासन से बात की कि इनको होम क्वारंटाइन किया जाए ताकि वो बच्चे के साथ रहें। छोटा बच्चा है, माँ नहीं रही, अकेला है, कैसे करेगा। तो मुझे ध्यान है कि 7-8 दिन में वो इंदौर आए और वो फिर कई दिनों तक अपने बच्चे के साथ रहे। तो ये ऐसी बहुत सारी समस्या ही। एक हमारे डॉक्टर पंजवानी थे, वो कोरोना का इलाज करते करते ही। अब बताइए कि उनके दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने ऑनलाइन, हमने पूरी कोशिश की उनको लाने की पर नहीं ला पाए। तो कभी कभी ऐसे वाक़या भी हुए कि परिवार वाले अंतिम समय साथ में नहीं रहे। तो ये बहुत वेदनाक का विषय और बहुत ही ऐसा लगता है कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सर सही बोला आपने। कहीं ना कहीं ये कोरोना ने एक चीज़ को और बताया। लोग बोलते हैं कि इससे ज़्यादा मौतें तो रोड एक्सीडेंट में हो जाती हैं, इससे ज़्यादा मौतें तो अन्य बीमारी में हो जाती हैं, पर कोरोना की जो मार है वो इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए सबसे ज़्यादा दुखदायी है क्योंकि एक ऐसी मार है कि उसमें आदमी अपने अंतिम समय में अपने परिजनों के सामने भी नहीं आ सकता है, उनके साथ में वो आखिरी पल भी नहीं गुजार सकता है। एटलीस्ट क्या होता है, जब दूसरी चीज़ों से घटना होती है तो आदमी एक समय रहता है, एक मेंटल स्टेबिलिटी बनती है, वो भी प्रिपेयर्ड होता है सामने वाला। इसमें तो वो भी नहीं रहता है, इसमें तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता है। अंतिम समय पे भी घर वाले भी नहीं रहते हैं, वो थर्ड पर्सन करता है। मैं तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को जो उनको पहले तो पेशेंट घर वाले भी अपने परिवार के लोगों को हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा सकते क्योंकि पॉजिटिव होने के कारण। सही है। कभी ऐसे भी वाकया है कि जब अंतिम समय घर वाले भी उनको अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग करते थे जो शमशान घाट पे थे। तो एम्बुलेंस वाले, शमशान घाट पे जो कर्मचारी थे, वो सभी उस समय बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में काम किया। बहुत ही विषम परिस्थिति थी। सर अभी जो वापस से समय आया है, बहुत लंबे समय के बाद जो है वापस से अब लोकसभा का सत्र जो है लगने वाला है। आपने भी तैयारी दिल्ली जाने की कर ली है। ऐसे में अब जो परिस्थिति बन गई है वो काफ़ी विषम परिस्थिति है और कहीं ना कहीं शहर वासियों की, इंदौर वासियों की भी उम्मीदें अब कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में सांसद महोदय जी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को देखते हुए और अभी की परिस्थिति को देखते हुए शहर की, क्या जब हम ये अपेक्षित रखते हैं कि जब आप दिल्ली से लौटें तो कुछ ऐसा उपहार स्वरूप योजना के तौर पे आप लेकर आए इंदौर वासियों के लिए जो कहीं ना कहीं इस संकट के समय में थोड़ी सी राहत का मौका दे, तो क्या वो चीज़ होगी, क्या वो उपहार हो सकता है? देखिए, आपने सही कहा कि लंबे समय बाद लोकसभा हो रही है और वैसे तो वो बजट सत्र था वो भी बीच में स्थगित करना पड़ा इस कोरोना के कारण। और जो अभी का जो सत्र है वो भी बहुत ही शॉर्ट सत्र रहा है और मुझे लगता है कि 15 दिन का ही सत्र है। देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ 15 दिन का सत्र हो और बहुत छोटा सत्र हो, लेकिन इसमें बिल बहुत सारे हैं जी। तो देश के लिए जो आवश्यक है वो तो कानून पास होंगे ही, क्योंकि सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें डेली टाइमिंग भी अलग की है, राज्यसभा अलग, लोकसभा अलग। अच्छा। तो वहाँ भी सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। एक नए प्रकार से ये सत्र कल से शुरू हो रहा है। जहाँ तक इंदौर की बात है, इंदौर में 2 चीज़ें मुझे ऐसी लगती है। एक तो हमारे मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने के लिए क्या और हो सकता है जी, क्योंकि अब ट्रेनें शुरू हो गई, रोड कनेक्टिविटी शुरू हो गई, बसें चालू हो रही है, फ्लाइट चालू हो गई, तो कनेक्टिविटी तो शुरू हो गई है। लेकिन अभी हमें जो दूसरा पक्ष है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें और क्या आवश्यक है उसको देखते हुए हमें कुछ और फैसिलिटी लाना चाहिए। खास करके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हो गया है, बिल्कुल, उसमें किस प्रकार से आईसीयू के बेड बढ़े, वेंटिलेटर हों, इस प्रकार की हेल्थ में को लेकर जो जो आवश्यक हो अभी इस वर्तमान समय में, कोरोना के समय में, वो हम सब चीज़ें करेंगे। दूसरा मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर, क्योंकि एक आर्थिक पक्ष भी अभी लोगों का
कमज़ोर हुआ है इस जी। कोरोना के कारण। सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें आर्थिक पक्ष के बारे में भी सोचना चाहिए, किस प्रकार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, किस प्रकार लोगों को जॉब जनरेट हो, उसको लेके एक हमने प्लान बनाया है, इन्वेस्ट इंदौर। अच्छा। और इन्वेस्ट इंदौर को लेके हमारी 2-3 मीटिंगें हुई है। किस प्रकार अभी जो वर्तमान समय है उसमें चाइना से बहुत सारी कंपनियां शिफ्ट हो रही है, जो बाहर की कंपनियां हैं। और इंदौर एक ऐसा शहर है जो कि कनेक्टिविटी के बारे में सेंटर में है, रोड कनेक्टिविटी है, ट्रेन कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री इंदौर में आए और उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। उसके लिए मैं बात करूँगा कि हमारी इंडस्ट्री यहाँ पर हो, आसपास में लॉजिस्टिक हब बन सकते हैं, टॉय इंडस्ट्री हो सकती है, कंफ्यूजन इंडस्ट्री हो सकती है, फार्मास्यूटिकल हो सकती है, टेक्सटाइल हो सकती है। तो एक रोज़गार बढ़ाने का एक ध्यान है। और दूसरा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, उसमें भी हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मानी जाती है। खास करके हम करें यहाँ डॉलर चना है, वो एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हमारे लोगों किसानों को मालूम नहीं है। वो मिडिल मैन जाके करता है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल कार्गो हम नेक्स्ट मंथ शुरू कर रहे हैं। यहाँ से लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अभी सरकार ने ओपन नीति कर दी कि किसान चाहे तो यहाँ भेज सकता है, किसान चाहे तो दूसरे प्रदेश में भेज सकता है, और किसान चाहे तो दूसरे देश में भेज सकता है। तो ये जो, और लाइसेंस आपको घर बैठे एक्सपोर्ट लाइसेंस 500 रुपये में ऑनलाइन मिल जाएगा। इतनी अच्छी फैसिलिटी करी, उसके लिए भी हमने किसानों को ट्रेनिंग दी है। मुझे लगता है डॉलर है और आलू जिसकी चिप्स बनती है, गेहूँ हमारा यहाँ के आसपास का बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपोर्ट होता है। और 5वां है सोयाबीन। सोयाबीन विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर सोयाबीन में आता है तो हमारे इंदौर के आसपास की। तो ये जो चीज़ें हम इसको एक्सपोर्ट और प्रोसेस फूड के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आर्थिक पक्ष बढ़ावा देने के लिए बात जरूर करेंगे। नहीं, बिल्कुल। जब इंदौर वैसे भी मध्य प्रदेश का कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है, ऐसे में अगर व्यापारिक दृष्टि से कहें तो वाकई में जो चीज़ें जो आपने बताई हैं, अगर वो उनका कहते हैं कि अमली जामा अगर पहनाया जाता है तो ये वाकई में इंदौर वासियों के लिए भी और इंदौर के भविष्य के लिए भी बहुत सुनहरी बात होगी। सर, ऐसे में जाते आते कोई अंतिम शब्द जो आप इंदौर की जनता से कहना चाहते हैं, ताकि थोड़ा सा इस संकट के समय में उनके लिए भी एक मनोबल का काम करे, सर प्लीज़। देखिए, अभी स्थितियाँ पूरी नियंत्रण में नहीं है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस समय उन सभी चीज़ों का ध्यान रखें जो वर्तमान समय कोरोना के लिए आवश्यक है। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम कितने भी बेड बढ़ा दें, कितने भी आईसीयू बढ़ा दें, कितने भी वेंटिलेटर बढ़ा दें, वो समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल यही है कि हम इससे बचें और वो सभी सावधानियाँ रखें जो इसके लिए आवश्यक हो। मेरा आपसे यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में इंदौर सांसद श्री शंकर ललवानी जी, जिन्होंने कोरोना काल से जुड़े तमाम संकट और उनके उपायों से जुड़ी अनकट बातें हमारे साथ शेयर करी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारी अनप्लग में इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँचे। और देखते रहें इंदौर टॉक। धन्यवाद, नमस्कार।